दोस्तों, एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। इस कहावत को सच भी कर दिखाया है मुरादाबाद के पोंटी चड्ढा ने, जिनका एक हाथ बिल्कुल नहीं था और एक हाथ में 3 उंगलियां नहीं थी, सिर्फ 2 उंगलियां थीं, और उन्हीं के दम पर उन्होंने अपनी तकदीर लिख डाली। मुरादाबाद में जन्मा एक लड़का इतनी जल्दी बिलियनर बन गया, पूरे देश में उसकी तूती बोलने लगी। सियासी रिश्तों को लेकर वो हर वक्त चर्चा में रहता था और कई हज़ार करोड़ की संपत्ति खड़ी करके इस दुनिया को अलविदा कह गया। आप शायद चड्ढा ग्रुप या वेव मॉल या वेव इंडस्ट्री के बारे में जानते होंगे, आपने उनकी चीनी मिल्स के बारे में सुना होगा, लेकिन शायद आप पोंटी चड्ढा को ना जानते हो या आपने उनका नाम ना सुना हो, लेकिन उनकी इंडस्ट्री से कुछ ना कुछ आपने ज़रूर सुन रखा होगा या कुछ ना कुछ आपने उनका प्रोडक्ट यूज़ ज़रूर किया होगा, मगर आपको इसके मालिक के बारे में हो सकता है कि कम पता हो। तो आज हम उसके मालिक पोंटी चड्ढा के बारे में विस्तार से बताएंगे। यह वही शख्स था जिसने अपने जीवन में जिस चीज़ को हाथ लगाया वह सोना बनती चली गई थी। मैंने इतना कम असफल होने वाला व्यक्ति और हमेशा सफल ही होने वाला व्यक्ति पोंटी चड्ढा अपनी ज़िंदगी में पहला ऐसा व्यक्ति देखा था जो इस मुकाम तक पहुंचा, और जिसकी असफलताओं का जिक्र बहुत कम होता है, क्योंकि उसने पहले से ही दृढ़ निश्चय कर रखा था कि उसे हर क्षेत्र में सफलता ही पानी है। पोंटी की ज़िंदगी का काला दिन तब आया जब पतंग उड़ाते समय उनके दोनों हाथ कट गए। बिजली के करंट से उनके एक हाथ बिल्कुल जड़ से कट गया और एक हाथ की 3 उंगलियां कट गई थी। लेकिन पोंटी उसके बाद अपनी ज़िंदगी को लेकर निराश नहीं हुए और उन्होंने अपना जीने का स्टाइल बदल दिया। उन्होंने लोगों की मदद लेना बंद कर दिया। अगर उनका टीचर उनकी मदद करने की कोशिश करता था तब वह कहते थे कि एग्ज़ाम में तो वह मुझे खुद ही करना है, आप मुझे सिर्फ इतना सिखा दीजिए कि मैं इस काम को कैसे आसानी से कर सकता हूँ, आप मेरी मदद मत कीजिए। 22 साल का हो जाने पर पोंटी के पिता ने अपनी जिम्मेदारियां पोंटी को सौंप दी थी। अब पोंटी ने रुद्रपुर और कांसीपुर के बीच में पिरुमदारा जगह पर एक क्रेशर का काम शुरू किया था। पोंटी के पिता जो कुलवंत चड्ढा थे दूध का काम करते थे तथा वही एक एक्साइज विभाग में अधिकारी के यहाँ दूध लेकर जाते। कुलवंत चड्ढा के साथ में एक दिन पोंटी चड्ढा भी उस अधिकारी के घर पर दूध देने गए थे, जहाँ उस अधिकारी ने शराब कारोबार के बारे में इनके सामने जिक्र किया था। तब पोंटी चड्ढा के दिमाग में शराब का कारोबार बैठ गया था और पोंटी चड्ढा ने एक शराब की दुकान को ठेके पर लेने की कोशिश की या कॉन्ट्रैक्ट बेस पर उसे लेने की कोशिश की, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेस पर दुकानें उस टाइम लॉटरी सिस्टम से मिलती थी उत्तर प्रदेश में, जिस वजह से वह उस बार नहीं ले पाए। अगली बार लॉटरी सिस्टम में उन्होंने एक दुकान को कॉन्ट्रैक्ट पर ले लिया और उस दुकान से उन्होंने सेल्स की और शराब के कारोबार की जानकारी अपनी शुरू की और उन्होंने अपने क्रेशर पर डिस्टिलरी प्लांट लगाने की सोच ली। बढ़ते प्रॉफिट को देखकर पोंटी चड्ढा अपनी और दुकानें खोलना चाहते थे, लेकिन यूपी में लॉटरी सिस्टम के वजह से वह इस कार्य में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तब उन्होंने मायावती सरकार में अपनी पहुंच बनाई और धीरे धीरे से पहले मुरादाबाद क्षेत्र और फिर पूरी पश्चिमी यूपी की दुकानों को अपने नाम पर आवंटित करा लिया। सरकार में पहुंच बना चुके पोंटी अपने अनुसार शराब की कीमतें तय करने लगे थे और अब वह पूरी यूपी में पोंटी चड्ढा ने अपना सिक्का जमा लिया था। पूरी यूपी में वह शराब बेच रहे थे और पड़ोसी राज्य पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान एवं उत्तराखंड के कारोबारियों से भी मिलते गए और उनके ऊपर एक छत्र राज करते गए। ये दौर ऐसा था जब भारत के उत्तरी राज्यों में शराब का नाम पोंटी चड्ढा के नाम से जाना जाने लगा था। पोंटी चड्ढा का नाम मुरादाबाद में इतना ज़्यादा लोकप्रिय हो गया था क्योंकि किसी भी बेरोजगार को वह पहली मुलाकात में ही अपने यहाँ रोजगार दे देते थे। कहीं ना कहीं विश्वास अधिक करना भी पोंटी चड्ढा की हत्या का कारण बना था। हत्या से पहले पोंटी चड्ढा ने अपने बेटे मोंटी चड्ढा को कारोबार का ज्ञान देना शुरू कर दिया था। मोंटी की इस कारोबार में एंट्री के साथ ही चड्ढा ग्रुप का नाम बदलकर एक नया नाम वेव इंडस्ट्री रख दिया गया था, जिसका मुख्यालय अब दिल्ली में बन गया था और बिखरा हुआ कारोबार अब प्रोफेशनल बिजनेस की तरह चलने लगा था। मुलायम सिंह यादव की सरकार में पोंटी ने गोमती नगर लखनऊ में अपना पहला वेव मॉल खोला था। इसी सरकार ने उन्हें यूपी में बच्चों के पोषण के लिए खाने की सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया था। इसी समय उन्होंने गाजियाबाद में 4800 एकड़ ज़मीन जो कि हाईटेक सिटी बनाने के लिए खरीदी थी और यह पूरे भारत में मतलब पूरे देश का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट था। इसके बाद सरकार बदली तो लोगों ने कयास लगाए कि पोंटी चड्ढा का बुरा वक्त आ गया है, लेकिन नई सरकार माया सरकार आई और उसने एक्साइज ड्यूटी वसूलने का कॉन्ट्रैक्ट भी चड्ढा की कंपनी को दे दिया। पैसे के दम पर नोएडा में 160 एकड़ ज़मीन उन्होंने फिर से ले ली, जिसमें देश की सबसे बड़ी स्टाम्प ड्यूटी 367 करोड़ रुपए लगी थी। यहाँ वेव सिटी सेंटर प्रोजेक्ट बन रहा था। इसी सरकार ने कई चीनी मिलों को चड्ढा ग्रुप को बेच दिया था, जो कि बेशकीमती मशीनें लोहे के भाव में चड्ढा ग्रुप को बेची गई थी। पोंटी चड्ढा की शैली को आप देखेंगे तो पहले मुलायम सिंह यादव, फिर मायावती सरकार में उन्होंने लगातार सरकार के दम पर लाभ कमाया और फिर मील मुद्दे को लेकर सत्ता में आए अखिलेश यादव के शपथ ग्रहण समारोह में भी
पोंटी चड्ढा के बेटे मोंटी चड्ढा को वीवीआईपी कुर्सी पर बैठे हुए देखा गया। ये ही उनकी ताकत थी। वह किसी भी सरकार में फेल नहीं हुए थे। पंजाब की बात करें तो उनमें पंजाब में 20 से ज़्यादा मॉल और इंडस्ट्रीज़ उनकी एक्टिव थी, जो कि प्रकाश सिंह बादल के समय में उनके दामाद जो एक्साइज मंत्री थे उनके साथ खड़े होकर बनाई गई थी। फिर उसके बाद में पंजाब में कैप्टन सरकार आई और उसमें भी पंजाब में शराब का एक छत्र कारोबार पोंटी चड्ढा ने संभाल कर रखा। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में नामधारी को निशंक सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री बनाया गया था। नामधारी एक साधारण सा ट्रक ड्राइवर था, लेकिन जब उसकी मुलाकात पोंटी चड्ढा से हुई और धीरे धीरे उसके इशारों पर वह काम करने लगा, नामधारी 30 जवानों की एक टीम बनाकर पोंटी चड्ढा को ताकत देने का काम करता था। कई बार सड़कों पर गोली चलाते हुए भी नामधारी को देखा गया था। पोंटी चड्ढा लोगों की मदद करते थे, दान करते थे, लंगर चलवाते थे, जिससे सरकार को चुनाव लड़ने के लिए फंड भी उपलब्ध कराते थे, जिस वजह से उनके दुश्मन बहुत ज़्यादा नहीं थे। ये विकलांगों के लिए कई स्कूल भी खोल चुके थे। 2012 में आयकर विभाग के छापे से पहले ही पोंटी चड्ढा को उनके सूत्रों से पता चल गया था कि आयकर विभाग के छापे लगने वाले हैं, और आयकर विभाग को उसमें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ था। तो ये कहानी थी चड्ढा ग्रुप या वेव के फाउंडर पोंटी चड्ढा की, जिसकी सफलता उनकी परेशानियों से कई गुनी बड़ी थी और उनकी परेशानियां शायद हमारी परेशानियों से कई गुनी बड़ी थी। उस व्यक्ति ने वो कर दिखाया जो शायद लोगों की नज़र में संभव नहीं हो सकता। तो दोस्तों, कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यारो।